हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे शासन की जो टैक्स लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करती ही हूँ, लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे वित्त मंत्री जी जनता पर टैक्स लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता टैक्स देने की क्षमता रखती है या नहीं। उन्होंने जनता के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए हैं, यह अनुचित मालूम होता है। इस समय हमारे देश की स्थिति यह है, इसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगी और न इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहूँगी जिनके बारे में मैंने पूर्व में तथा माननीय सदस्यों ने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की है, किंतु इस विधेयक की जैसा कि यह है उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे पैसा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की समर्थता रखती है या नहीं, यह नहीं देखा गया। इस विभाग के बारे में एक बहुत विचित्र बात यह है कि हाल में यानी सन 1961 में इनकम टैक्स बिल पास किया गया जो 1 अप्रैल सन 1962 से लागू होने वाला था। इस विधान की अच्छी तरह से शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गए हैं। बाद में जो संशोधन फाइनेंस बिल से किए उस बिल की अच्छी तरह से स्याही भी सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में कैपिटल गेंस के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए हैं। कैपिटल गेंस के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का विभाग एक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता है, अतः यह जरूरी है कि अच्छी बातों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। नीतियाँ और कार्यक्रम कुछ भी हो, किंतु यह भूलने वाली बात नहीं कि उन्हें अमल में लाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थिति की जरूरत होती है। उसमें यह भी देखना होता है कि कहीं उन पर तेजी से अमल कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा न कर दे कि जो अगले काम में रुकावट पैदा कर दे। आखिर यह लोकतंत्र है, इसमें जनमत की उपेक्षा करके तानाशाही या कम्युनिस्ट तरीके से नहीं चला जा सकता। नीतियाँ और कार्यक्रम कितने भी अच्छे हों, पहले उन जालों को हटाना होता है जो उनके अमल में बाधक हैं। फिर भी यह भी देखना होता है कि जो उत्पादन गरीबी और अन्याय मिटाने का एक बहुत बड़ा साधन है उसमें सबका सहयोग प्राप्त हो सके। ऐसी सूरत में यदि कांग्रेस अपने वचनों को पूरी नहीं कर रही है तो वह बहुत अधिक योग्य बात नहीं है। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीबी हटाओ का कांग्रेस का नारा कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि उसके घुमाते ही गरीबी दूर हो जाए। यह इस बात पर आश्रित है
कि कांग्रेस में लोग कहां तक एक होकर चल रहे हैं और जनता कार्यक्रमों को अमल में लाने में कहां तक सहयोग दे रही है। यह स्पष्ट है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण कांग्रेस विरोधी ही नहीं अपितु कांग्रेसी भी उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। फिर कुछ कांग्रेसी तत्वों का यह सोचना भी गलत है कि बाहर का समाजवाद इस देश में आ जाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा है कि हमारा समाजवाद हमारी मिट्टी और पानी से बना होगा। हम दूसरे देशों के समाजवाद की नकल नहीं कर सकते। यह उन लोगों को करारा जवाब है जो एकदम सब चीज़ों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। पैराग्राफ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ठीक दिशा में चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि सामाजिक न्याय को वे सार्वजनिक महत्व देती है और वह उसमें किसी प्रकार बाधक नहीं बनना चाहती। जब तक समाज में सबको बराबर का न्याय नहीं मिलेगा तब तक देश में किसी का भी हित नहीं हो सकता। आज सामाजिक न्याय की सबसे अधिक आवश्यकता है गरीब वर्ग को। अमीर लोग तो पैसे के बल पर सब कुछ कर लेते हैं, परंतु वह बेचारा गरीब कहाँ जाए जिसके पास कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसे नहीं। आज ऐसे गरीब लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने की बहुत ज़रूरत है। विराम समाप्त।